हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का समृद्धि सोशलॉजी क्लासेस में। आज हम सामाजिक समूह के संबंध में चर्चा करेंगे। इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक समूह का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं और इसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सामाजिक समूह, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग सोशल ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो देखिए, इसमें ये बताया गया है कि समूह मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो वो जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक प्रकार के समूहों में रहता है, नए नए समूहों का निर्माण करता है और समूहों के द्वारा ही वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। ठीक है, इसके द्वारा व्यक्ति का सामाजिकरण होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है। समूह केवल मनुष्यों में ही नहीं पाया जाता, बल्कि आपकी जो चींटियां हैं, मधुमक्खियां हैं या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े में भी हमें समूह के दर्शन होते हैं। और कैसे दर्शन होते हैं, देखिए, कभी कभी आपको चींटियां झुंड में चलती दिखाई देंगी, मधुमक्खियां भी कभी, अधिकतर आपने झुंड में देखी होंगी। तो इससे ये पता चलता है कि वो भी समूह में ही रहती हैं। तो समूह जो है मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब इसको जानने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक समूह का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषाएं क्या क्या हैं। देखिए, सामाजिक समूह सामाजिक प्राणियों का एक संग्रह है जिनके बीच किसी न किसी प्रकार का संबंध पाया जाता है। ठीक है, जिसका सामाजिक समूह का जो सबसे छोटा रूप होता है उसमें कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। और 2 व्यक्तियों में भी समूह बन जाता है, लेकिन उससे अधिक व्यक्ति होते हैं तो भी समूह का निर्माण होता है। अब 2 व्यक्तियों में किस प्रकार के समूह बनते हैं, जैसे पति पत्नी हो गए, माँ बेटी हो गए, शिक्षक विद्यार्थी हो गए, ये तो आपके 2 व्यक्तियों वाले समूह हो गए। अब 2 से अधिक व्यक्ति जिसमें शामिल होते हैं उन समूहों के उदाहरण देख लीजिए। तो जैसे क्लब हो गया आपका, स्कूल हो गया, जाति हो गई, प्रजाति हो गई। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये समझने के लिए आपको डाल दिए गए हैं यहाँ पे। तो देखिए, अब सामाजिक समूह की परिभाषाओं के संबंध में चर्चा करते हैं। तो J.S. राइट ने अपनी परिभाषा में बताया है कि सामाजिक समूह व्यक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि समूह में रहने वाले व्यक्तियों के बीच संबंधों की एक व्यवस्था है। अभी हमने सामाजिक समूह के अर्थ में बताया कि सामाजिक समूह सामाजिक प्राणियों का एक संग्रह है, लेकिन J.S. राइट का मानना है कि सामाजिक समूह व्यक्तियों का केवल संग्रह ही नहीं है, बल्कि उनके बीच एक संबंध भी होना चाहिए। केवल अगर कई लोग इकट्ठे करके बैठाल दिए जाए तो वो समूह नहीं कहलाएगा, उनके बीच में सामाजिक संबंध भी होने चाहिए। उसके बाद मैकाइवरियम पेज क्या कहते हैं। तो देखिए, मैकाइवरियम पेज की परिभाषा ये है कि समूह से हमारा तात्पर्य, उन्होंने बताया कि समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं, उनमें संबंध होना आवश्यक है। देखिए, जो इसमें हाईलाइट करके लिखा हुआ है ये कीवर्ड है, इनके आधार पर आप परिभाषाओं को पहचान सकते हैं, परिभाषाओं को समझ सकते हैं और उन्हें याद रख सकते हैं। अब उसके बाद आकबर एवं निमकॉफ ने परिभाषा दी है। आकबर एवं निमकॉफ की परिभाषा है, जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, तो एक समूह का निर्माण करते हैं। इनकी परिभाषा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको भी आप लोग लर्न कर लीजिए। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का संग्रह की बात की गई है इसमें। उसके बाद है ग्रीन की परिभाषा। तो ग्रीन ने क्या कहा है, ग्रीन कहते हैं समूह व्यक्तियों का संग्रह है जो स्थायी है, जिसके एक या अधिक समान हित व क्रियाएं हैं जो संगठित हैं। तो ये ग्रीन की परिभाषा है जिन्होंने क्रियाओं पर जोर दिया है, समान हित पर जोर दिया है, क्योंकि समूह जो होते हैं कई लोगों से मिलकर बनते हैं, 2 या 2 से अधिक लोगों से मिलकर बनते हैं। तो उसमें सामान सबके हित का ध्यान रखना पड़ता है, सभी लोग मिलकर क्रिया करते हैं तभी समूह का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसके नीचे देखिए, सामाजिक समूह की विशेषताओं को हम जानने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक समूह की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। देखिए, ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका, अधिकतर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं और इससे आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आता है। तो इसको लर्न करने का हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सामाजिक समूह की विशेषताओं में यह है कि सामाजिक समूह जो पहली विशेषता है उसकी है व्यक्तियों का समूह। अब देखिए, किसी भी समूह का निर्माण करने के लिए
अकेले एक व्यक्ति काफ़ी नहीं होता, इसके लिए 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति होना आवश्यक है। ठीक है, तो सामाजिक समूह की जो विशेषता है वो व्यक्तियों का समूह इसमें होना आवश्यक है। और दूसरा है मूर्त संगठन। मूर्त संगठन से हमारा तात्पर्य है कि सामाजिक समूह मूर्त संगठन, मतलब ये अमूर्त नहीं है, मूर्त है, जिसको क्योंकि ये व्यक्तियों का संग्रह और व्यक्तियों को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये एक मूर्त संगठन है। उसके बाद है कार्य का विभाजन। सामाजिक समूह में प्रत्येक समूह का निर्माण किसी न किसी उद्देश्य के लिए देखिए होता है। कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक समूह का निर्माण किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। उद्देश्य की पूर्ति के लिए समूहों के सदस्य जो होते हैं उनके बीच में कार्यों का डिवीज़न होता है कि आपको कौन सा कार्य करना है, तभी वो उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो सामाजिक समूह में कार्य का विभाजन भी होता है। और चौथी इसकी विशेषता है स्थायित्व। सामाजिक समूह में हमें स्थायित्व की भावना देखने को मिलती है। समूह में थोड़ी बहुत मात्रा में स्थायित्व पाया जाता है। यद्यपि कुछ समूहों में अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, मतलब जैसे कुछ समूह ऐसे होते हैं जो अपने उद्देश्य की पूर्ति के बाद समाप्त हो जाते हैं, फिर भी वो इतने अस्थिर नहीं होते कि आज बने और कल समाप्त हो जाए, मतलब एक काफ़ी लंबा समय। कहने का तात्पर्य ये है कि सामाजिक समूह स्थायित्व इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि कोई भी समूह का निर्माण इतनी जल्दीबाजी में नहीं किया जाता कि आज बने और कल ख़त्म हो गए। भाई उनके कुछ उद्देश्य होते हैं, जब वो उद्देश्य पूरे हो जाएंगे तभी वो समाप्त होंगे। तो इस प्रकार से वो उनमें स्थायित्व की भावना थोड़ी बहुत देखने को मिलती है। उसके बाद आपकी है सामान्य रुचि। 5वें नंबर की जो विशेषता है वो है सामान्य रुचि। किसी भी समूह की स्थापना उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा की जाती है जो, मतलब उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा होती है जिनकी रुचि या हित सामान्य होते हैं। अगर अलग अलग रुचि वाले व्यक्ति होंगे तो समूह का निर्माण इम्पॉसिबल है, मतलब हो ही नहीं सकता है। ठीक है, उसके बाद 6वां है जागरूकता। जागरूकता में हम ये जान सकते हैं कि जैसे समूहों में जो भी सदस्य होते हैं वो अवेयर होकर काम करते हैं, मतलब जागरूक होकर काम करते हैं। इसी प्रकार से मैकाइवर एवं पेज ने भी कहा है कि पारस्परिकता एवं जागरूकता समूह के आवश्यक तत्व माने हैं उन्होंने। एक समूह के सदस्यों में परस्पर सहानुभूति, सहयोग की भावना पाई जाती है। फिर उसके 7वें नंबर की जो आपकी विशेषता है वो है ऐच्छिक सदस्यता। मतलब समूह के सदस्य जो होते हैं उनकी सदस्यता ऐच्छिक होती है। व्यक्ति किसी भी समूह का सदस्य नहीं बनता, वरन उन्हीं समूह का सदस्यता ग्रहण करता है जिसमें उसके हित और आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ठीक है, मतलब अपनी इच्छा से वो सदस्यता ग्रहण करते, कोई ज़बरदस्ती उनको सदस्य नहीं बना सकता। उसके बाद है सामाजिक संबंध। समूह में सामाजिक संबंध भी हमको देखने को मिलते हैं। समूह में केवल व्यक्तियों का होना ही पर्याप्त नहीं है, उनके बीच में संबंध होना भी बहुत जरूरी। जैसे कि अभी हमने आपको 2 परिभाषाओं में ऊपर बताया, जो कि आपकी J.S. राइट की परिभाषा थी, मैकाइवर एवं पेज की परिभाषा थी, जिन्होंने संबंधों की बात करी है। तो वही चीज़ है कि सामाजिक संबंध होना जरूरी है। देखिए, परिभाषाओं से ही आपकी विशेषताएं निकलती हैं, तो इस प्रकार से सामाजिक संबंध होना जरूरी है। उसका 9वीं विशेषता जो है वो है स्त्रीकरण। सामाजिक समूह में स्त्रीकरण भी देखने को मिलता है। सभी व्यक्ति समान पद पर नहीं होते। स्त्रीकरण का मतलब होता है उतार चढ़ाव की भावना। तो समूह में सभी व्यक्ति समान पद पर नहीं होते, कुछ व्यक्ति ऊंचे पद पर होते हैं, कुछ निम्न पदों पर होते हैं। तो समूह में उतार चढ़ाव की भावना देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें एक संस्तरण पाया जाता है, इसी को हम स्त्रीकरण कहते हैं। फिर उसके बाद अगली विशेषता है आपकी ढांचा। ढांचा से हमारा तात्पर्य प्रत्येक समूह की एक संरचना होती है, एक स्ट्रक्चर होता है। उनमें कुछ नियम होते हैं, उनकी कुछ कार्य प्रणालियाँ होती हैं, कुछ उनके अधिकार होते हैं, कर्तव्य होते हैं, भूमिकाएं होती हैं। इसी प्रकार से उसका एक ढांचा तय होता है। ठीक है, तो ये आपकी सामाजिक समूह की मोस्ट इम्पॉर्टेंट विशेषताएं हैं, तो इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए। अब चर्चा करेंगे समूहों के प्रकार के बारे में। तो समूहों के प्रकार को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग आधार पर बताया है। देखिए, समनर की पुस्तक है फोकवेज, जो कि 1907 में प्रकाशित हुई। इसमें उन्होंने अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा प्रस्तुत की है। समनर को प्रथम एकेडमिक प्रोफेसर माना जाता है। उनकी जो पुस्तक है फोकवेज, उसे समाजशास्त्र की बाइबल की संज्ञा दी गई है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। फोकवेज पुस्तक को समाजशास्त्र की बाइबल कहते हैं। समनर ने अंतः समूह और बाह्य समूह के बारे में बताया है। वो अंतः समूह के संबंध में कहते हैं कि अंतः समूह में हम की भावना और निकट के संबंध होते हैं। हम की भावना जैसे मित्र मंडली हो गई आपकी, और
जैसे आपका परिवार हो गया, परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, ये सब अंतः समूह के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने कुछ बाह्य समूह के उदाहरण भी बताए हैं। तो बाह्य समूह में वो बताते हैं कि इसमें हम की भावना नहीं होती है, इसमें सहयोग तथा विरोध दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इसमें वे, इन्हें हम के समूह न मानकर वे समूह मानते हैं, जैसे दूसरे समुदाय के लोग। इसमें उन्होंने उदाहरण बताया है कि जिस प्रकार से दूसरे समुदाय के लोग आपके बाह्य समूह के उदाहरण हैं। ठीक है। उसके बाद अकबर एवं निमकॉफ हैं, तो उन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया और बताया है कि हम में अपने अंतः समूह सदस्यों के लिए सहानुभूति एवं सहकारिता की भावना पाई जाती है, जबकि इसके विपरीत बाह्य समूह के प्रति विरोध की भावना पाई जाती है। उनके प्रति हम भय, संदेह, घृणा आदि के भाव रखते हैं, जो कि हम अंतः समूह के प्रति नहीं रखते। ये चीज़ें बाह्य समूह के प्रति रखते हैं। तो ये अकबर एवं निमकॉफ ने बताया है। उसके बाद C.H. कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, उसमें प्राथमिक समूह की अवधारणा पुस्तक में प्रस्तुत करी है। इनकी एक पुस्तक है ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। तो इन्होंने प्राथमिक समूह की अवधारणा अपनी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में दी है। इन्होंने कहा है कि प्राथमिक समूह जो होते हैं वो मानव स्वभाव की नर्सरी होते हैं। तो कभी कभी ये कथन पूछ लिया जाता है कि प्राथमिक मानव समूह की नर्सरी किसे कहा जाता है। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन करके लर्न कर लें। फिर कूले के अनुसार प्राथमिक समूह से जो तात्पर्य है, इसमें प्राथमिक समूह में क्या क्या होता है, इसमें आमने सामने के घनिष्ठ संबंध होते हैं, सहयोग की भावना पाई जाती है। जैसे परिवार हो गया, आपका पड़ोस हो गई, मित्र मंडली हो गई, इनमें क्या होता है, आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, सहयोग की भावना पाई जाती है। इस प्रकार के समूह अनेक अर्थों में प्राथमिक होते हैं। और उन्होंने इसकी कुछ विशेषताएं बताई कि इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। प्राथमिक समूह की विशेषताओं में कौन कौन सी मेन विशेषताएं वो यहाँ पर प्रस्तुत की गई हैं। तो पहली विशेषता, इनमें आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं। आमने सामने के संबंध है। उद्देश्यों में समानता की भावना होती है। स्थायित्व होता है, मतलब ये नहीं कि आज बने कल ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता है इनमें। ये लघु होते हैं, मतलब आकार इनका छोटा होता है, बहुत बड़ा आकार नहीं होता। और इनके संबंध जो होते हैं वो घनिष्ठ होते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने इसकी कुछ विशेषताएं बताई हैं। अब कूले ने 3 प्रकार के प्राथमिक समूह बताएं। कौन कौन से प्राथमिक समूह बताएं? पहला है परिवार, दूसरा है खेल समूह और तीसरा है पड़ोस। तो इसमें परिवार, खेल समूह और पड़ोस को उन्होंने प्राथमिक समूह माना। इसी प्रकार से मैकाइवर एवं पेज है, उन्होंने 9 जैसे जिस प्रकार से कूले ने 3 प्रकार के प्राथमिक समूह बताए, उसी प्रकार से मैकाइवर एवं पेज ने 9 प्रकार के प्राथमिक समूह बताए हैं। तो उन्होंने बताया है कि परिवार, क्रीड़ा समूह मतलब खेल का जो समूह होता है, हमारी जो मित्र मंडली होती है, जो साझेदारी समूह होता है मतलब विद्यार्थियों का समूह, जिसे अध्ययन समूह के नाम से आप जानते हैं, गपशप समूह जिसमें हम हंसी मजाक करते हैं, और जो गैंग होते हैं, और जो नातेदारी समूह होते हैं, और जनजातीय परिषद। उन्होंने ये सारी जो मतलब बताई हैं ये प्राथमिक समूह को उन्होंने इतने प्रकार बताए कि 9 प्रकार के प्राथमिक समूह होते हैं। इसी प्रकार से किंग्सले एवं डेविस है, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है ह्यूमन सोसाइटी, जो कि 1940 में प्रकाशित हुई। उसमें उन्होंने प्राथमिक समूह की 3 विशेषताएं बताई हैं। पहली विशेषता है उनकी हम की भावना, दूसरी है लंबी अवधि और तीसरी है प्रत्यक्ष संबंध। ये 3 इनकी मेन है, हम की भावना, लंबी अवधि और प्रत्यक्ष संबंध। इनमें जो संबंध होते हैं वो आमने सामने के होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद होमन्स ने अपनी पुस्तक द ह्यूमन ग्रुप्स, जो कि 1948 में प्रकाशित हुई, उसमें उन्होंने 5 प्रकार के समूहों की चर्चा करी है। तो मेन इसमें होमन्स की आपको पुस्तक याद रखनी है। यहाँ पर किंग्सले डेविस की पुस्तक है ह्यूमन सोसाइटी और होमन्स की पुस्तक है द ह्यूमन ग्रुप। इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, तो इनको नोट डाउन करके लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये पुस्तकें इंपॉर्टेंट हैं। फिर उसके बाद आते हैं द्वितीयक समूह। देखिए, प्राथमिक समूह के जस्ट अपोजिट आपके द्वितीयक समूह है। तो प्राथमिक समूह के विपरीत जिन समूहों में घनिष्ठता का अभाव होता है उन्हें हम द्वितीयक समूह कहते हैं। प्राथमिक समूह में संबंध जो होते हैं घनिष्ठ होते हैं, लेकिन जो द्वितीयक समूह होते हैं इनमें घनिष्ठता का अभाव होता है। प्राथमिक समूह के विपरीत किंग्सले डेविस ने द्वितीयक समूह शब्द प्रचलित किया।
द्वितीयक समूह जो होते हैं वो आकार में जस्ट इसके विरोधी होते हैं प्राथमिक समूह के। द्वितीयक समूह तो प्राथमिक समूह का आकार लघु होता है तो इनका आकार बड़ा होगा, उनमें संबंध घनिष्ठ होते हैं तो इनमें संबंध घनिष्ठ नहीं होंगे। तो यही चीज़ें बताई गई है। ये आकार में बड़े होते हैं, इनमें आमने सामने के संबंध जो प्रत्यक्ष संबंध है वो नहीं पाए जाते, इनके संबंध अप्रत्यक्ष होते हैं। तो कुछ विद्वान हैं जिन्होंने इसको अलग अलग नामों से परिभाषित किया है, तो इनको देख लेते हैं। देखिए बोगार्ट्स ने बताया है कि प्राथमिक समूह जो होते हैं वो द्वितीयक समूह जो होते हैं उन्हें छुए और जाओ की संज्ञा दी जाती है। मतलब उसमें लंबा समय नहीं बिताते व्यक्ति, उनमें अपना काम करते हैं और निकल जाते, तो उसे छुओ और जाओ की संज्ञा दी गई है। इसी प्रकार से पीएच लैंडिस ने घनिष्ठता की बताया कि घनिष्ठता की कमी के कारण इनको शीत संसार कहा जाता है। आगे अकबर ने निमकॉफ कहते हैं कि जो समूह घनिष्ठता के अभाव वाले अनुभवों को प्रदान करते हैं उन्हें हम द्वितीयक समूह कहते हैं। इसी प्रकार से चार्ल्स कूली की भी परिभाषा है कि द्वितीयक समूह ऐसे समूह होते हैं जहां घनिष्ठता का पूर्ण अभाव होता है। देखिए अकबर एवं निमकॉफ ने घनिष्ठता के अभाव की बात करी है और कूले ने घनिष्ठता के पूर्ण अभाव की बात करी है। तो ये इनके की वर्ड है, इनको याद कर लीजिए। ये घनिष्ठता के अभाव की बात करते हैं, ये घनिष्ठता के पूर्ण अभाव की बात करते हैं। उसके बाद है द्वितीयक समूह की विशेषताएं। तो द्वितीयक समूह की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। जैसे द्वितीयक समूह जो होते हैं ये आकार में बड़े होते हैं। जैसे प्राथमिक समूह का आकार जो होता है वो लघु होता है और ये आकार में बड़े होते हैं। अप्रत्यक्ष संबंध इसमें पाए जाते हैं, इनमें अवैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं, इनमें उद्देश्यों का विशेषीकरण होता है, इनमें औपचारिक संबंध पाए जाते हैं, इसमें प्रतिस्पर्धा की भावना होती है और ये जानबूझकर स्थापित किए जाते हैं किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए। ठीक है, अब उसके बाद हम चर्चा करेंगे संदर्भ समूह के बारे में। तो संदर्भ समूह की अवधारणा जो है आपकी हाइमन ने प्रस्तुत करी थी। उनकी पुस्तक थी द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, उसमें उन्होंने संदर्भ समूह शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। और ये शब्द स्टाउफर हैं, उनकी सापेक्षिक वंचना के सिद्धांत पर आधारित था। सापेक्षिक वंचना से हमारा तात्पर्य किसी चीज़ की कमी महसूस करना, मतलब जैसे किसी के सापेक्ष हम अपने आप को कम महसूस करें तो वो आपकी सापेक्षिक वंचना होगी, या हम उसके तरीके बनना चाहें। ठीक है, बाद में मर्टन ने इसका विस्तृत तरीके से अध्ययन किया। एक ऐसा समूह जिसका व्यक्ति सदस्य नहीं होता है लेकिन सदस्य बनने की इच्छा रखता है। ठीक है, जिस प्रकार से व्यक्ति जिसका सदस्य नहीं है लेकिन चाहता है कि हम उसके सदस्य बन जाए, तो वो अपने आप को उसके सापेक्ष में कमज़ोर मानता है और उसके तरीके बनना चाहता है। ठीक है, संदर्भ समूह की अवधारणा का प्रयोग हाइमन के द्वारा जो किया गया था उनकी पुस्तक साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में, तो उसमें उन्होंने अध्ययन किया था स्कूल के बच्चों का। और उन्होंने बताया था कि निम्न वर्ग के जो बच्चे हैं वो उच्च वर्ग के बच्चों से प्रभावित हैं और उन्हीं की तरीके बनना चाहते हैं। तो इसी पे उन्होंने इनका जो संदर्भ समूह का सिद्धांत है वो आधारित है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, इसको लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।